क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी विषुवतीय रेखा, तल या निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभार विषुवतीय रेखा भी बोलता है और कभी कभार निरक्ष रेखा बोलता है। दोनों इसी के नाम हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं ताकि आपको ध्यान में रहें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -q से +q, जिसके मध्य की दूरी कितनी है, 2a है। बात क्लियर है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेंटर O देता हूँ, सेंटर O होने के कारण तो दूरी है वो आधी आधी हो गई, इधर a हो जाएगी, इधर a हो जाएगी, टोटल 2a है तो आधी a हो गई है ना। अब देखिए कि सेंटर O से r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपने को ज्ञात करनी है। क्लियर बात है। आप देख रहे होंगे, अगर लंब डालने से ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, और इसी प्रकार से ये त्रिभुज भी बन रहा है समकोण त्रिभुज। अगर मैं नामकरण करता हूं, इसका नाम A देता हूं, इसका नाम B देता हूं, तो आप समझेंगे कि त्रिभुज AOP में देखेंगे कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये थीटा है तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे आप लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का मान तो अपने पास में है नहीं, और क्वेश्चन में अपने को कर्ण का मान निकालना होगा और यूज करना है, तो अपन यहाँ पे कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती हैं, तो आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसी के अंदर। बात क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से आ गया है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बात क्लियर। लेकिन अपन यहाँ पर किस पे लगाएंगे, इस त्रिभुज के अंदर वर्क करवाएंगे या फिर इसमें करवाएंगे, दोनों सेम है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपने देखा लंब डाल दिया है, ये त्रिभुज बन गया है, ये बन गया है। इसमें देखेंगे आप कि 90 है, जस्ट हमने वाली भुजा अपने को ज्ञात करनी है। ये न्यून कोण है, ये लंब हो गया है, ये आधार हो गया है। आधार A है, लंब R है इसमें, है ना। इसमें देखो, इसमें भी आधार क्या है, ए है, क्योंकि देखिए न्यून कोण ये है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब आर है, ये क्या हो गया है, आधार हो गया है। 90 के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, वही ज्ञात करनी है। मतलब अगर आप ये मान निकाल देंगे तो एज इट इज मान ये होगा, है ना। तो अपन बात करते हैं कि त्रिभुज AOP में अब लगाते हैं कर्ण। कर्ण कौन सा है अपना, AP का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AO का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, OP का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AP का स्क्वायर का तो AP स्क्वायर रहेगा जो अपने को ज्ञात करना है। A से O की दूरी कितनी है, A है, तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, फिर प्लस OP, O से P तक दूरी क्या है, R है, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। अपने को यहाँ पर AP निकालनी है, दूरी निकालनी है, दूरी का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा। दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो क्या कंडीशन बैठेगी, देखना, AP का स्क्वायर का रूट इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए, इसका होल स्क्वायर नहीं है तो रूट हटेगा नहीं, इसका क्या है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो AP इक्वल टू क्या मिला अपने को कि रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बात क्लियर है। तो फाइनली यहां पर अपने को AP का मान मिल गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये AP का मान मिला है, क्या हो गया है कि रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही मान इसका होगा, यही मान इधर वाले का होगा ना, क्या होगा, A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो मुझे विश्वास है साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मान कैसे आया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे कि अपन जिसकी बात कर रहे हैं, क्या, विषुवतीय रेखा और निरक्ष रेखा, ये होती क्या है, ये पता अपने को होना जरूरी है। बात करते हैं विषुवतीय रेखा या निरक्ष रेखा। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहता है ये, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव रेखा के, विद्युत द्विध्रुव रेखा के
मध्य बिंदु देखिए विद्युत द्विध्रुव की रेखा के मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ओ है ना। मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब विषुवतीय रेखा या निरक्ष रेखा कहलाती है। तो अपन ने देखा क्या, जो विद्युत द्विध्रुव है उसके सेंटर में ओ बिंदु से अगर लंब डालते हैं तो उसे ही कहा जाता है विषुवतीय रेखा या निरक्ष रेखा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है जिसके मध्य की दूरी 2a है। जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है वही बात यहाँ पे लिखी है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जहां OP इक्वल टू R है। देखिएगा अब यहां पर देखिए O से P तक जो दूरी है वो क्या है, R है। वही बात अपन ने यहां पे लिखी है कि जहां OP इक्वल टू R है। और यहां पे एक बात याद रखिएगा कि R बड़ा है A से। R जो बड़ा है A से इस प्रकार बड़ा है जहां पर A का मान नगण्य, ना के बराबर माना जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो। अब यहां पर देखिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कौन सी हो, E1 हो तो। बात क्लियर है। यहां पर देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे, जहां पर कुछ घटक बटे हुए हैं। ध्यान से देखें कि यहां पर अगर ऊपर देखते हैं E2 sin थीटा घटक है और इसके विपरीत दिशा में क्या है, E1 sin थीटा घटक है। ठीक है ना। अब यहां से देखिए बिंदु P से अगर एक ही लाइन में आप देख रहे हो तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि E1 और E2 जो sin थीटा है घटक वो विपरीत दिशा में है और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है वो एक ही दिशा में है। बात क्लियर है। थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर देखेंगे, अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर का एक्स स्क्वायर, आर मतलब दूरी। अब ध्यान से देखो, अपन दूरी की बात कर रहे हैं तो कहां से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू से, कहां तक, बिंदु पी तक, माइनस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, ए से पी का एक्स स्क्वायर, है ना, ए से पी तक दूरी हुई ना, तो ए पी का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या लिखूंगा मैं, ए पी का एक्स स्क्वायर। एपी का एक्स स्क्वायर आपको पता है, मान निकाल रखा है अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से, तो एपी का एक्स स्क्वायर देखें आप, तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एपी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, है ना, तो बार बार अपन नहीं लिखेंगे, तो फाइनली यहाँ पर E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो अपने को क्या निकालना है, E2, तो E2 इक्वल टू क्या होता है कि के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, तो के क्यू तो अपन ने लिख दिया, अब आर एक्स स्क्वायर की बात है, तो ध्यान से देखो दूरी क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं अपन, तो दूरी क्या निकालनी है अपने को, बीपी का एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, अब देखिए अपने को दूरी क्या निकालनी है कि बीपी का एक्स स्क्वायर हो गया है। अब बीपी का एक्स स्क्वायर है तो अपन जानते हैं यहां पर देखो कि जो बी और पी का जो मान है एक्स स्क्वायर का, जो एपी एक्स स्क्वायर का मान है वही बीपी एक्स स्क्वायर का मान होगा। बात क्लियर है या नहीं, देखो ये जो दूरी है वो एपी की दूरी है, ये जो दूरी है ना अपन ने लिखी है वो किसकी दूरी है, बीपी की दूरी है, लेकिन अपन एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों का मान सेम आएगा। तो यहां पर अगर आप रखते हैं कि E2 इक्वल टू जो अपने को मान मिलेगा, तो के क्यू अपॉन क्या दूरी हो जाएगी, ए का एक्स स्क्वायर प्लस आर का एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है ना, तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। तो यहां से अगर आप देखते हैं थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो क्या मिलेगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 ने क्या स्पष्ट किया, समीकरण 1 को देखो आप क्या है, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, है ना। अगर यहां पर देखते हैं आपकी E2 क्या है, के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, मतलब E1 और E2 बराबर है ना, परंतु दिशा अलग अलग है, परंतु दिशा जो है इसकी वो अलग अलग है, जो दिशा है वो क्या है, अलग अलग है। अतः E1 व E2, अतः E1 व E2 को घटकों में बांटने पर, ऊर्ध्वाधर घटक परिणाम में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण
विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि E1 और E2 को अपन घटक में बांटेंगे। क्यों? वो E1 और E2 है तो बराबर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, दिशा जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण अपन ने E1 और E2 को घटकों में बांटा। और घटकों में बांटा जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़े घटक हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब यहाँ पे खड़े घटक देख रहे हैं आप, तो इनकी क्या है, डायरेक्शन विपरीत है। आप देख रहे हैं ना, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है। तो देखिए यहाँ पर परिमाण में ये क्या है, समान है। परिमाण में ये क्या है, समान है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? परिमाण में तो समान है, बराबर है, परंतु दिशा क्या है इनकी, विपरीत हो गई। विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर बात क्लियर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर समझना, एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब आगे बढ़े अपन कि परंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, परंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। बात क्लियर है? अब देखिएगा कैसे जुड़ जाएंगे और कौन से हैं क्षैतिज वाले घटक में बता रहा हूं। यहां पर क्या मिलेंगे अपने को, जुड़ जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बिंदु P पर E निकालनी है वो मिल जाएगा कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये क्या है, क्षैतिज घटक हैं और एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए हैं। यहां पर देख रहे होंगे आप कि यहां पर देखिए ये तो क्या थे, विपरीत दिशा में थे। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है, खत्म हो गए। अब अपन ने देखा कि जो क्षैतिज घटक हैं इसके, ये ऊर्ध्वाधर घटक थे, ये क्षैतिज घटक हैं। क्षैतिज घटक जो है एक ही लाइन में होने के कारण, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये जुड़ गए। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू E हो गया है, जो अपना मेन उद्देश्य था कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब देखिए, अब यहां पर फाइनली आपने देखा होगा कि अपने को मिल गया है क्या, E मिला है क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर आप यहां पर एक नजर दौड़ाएं तो cos थीटा है तो दोनों में है, कॉमन है, तो cos थीटा को मैं क्या करूंगा, यहां से कॉमन ले लूंगा। तो अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में, E1 प्लस क्या आ जाएगा, E2। क्या बात समझ में आ गई? अब इसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली अपन ने देखा कि अपने को क्या मिला है, यहां पर E मिल गया है, और E जो मिला है वो क्या है, यहाँ पे cos थीटा तो कॉमन आ गया है, और अंदर क्या है अपने पास में, E1 प्लस क्या है, E2। क्या बात क्लियर है? और आप जानते हैं कि E1 और E2 का मान मैंने समीकरण से निकाल दिया है, जिसका समीकरण दे रखी है मैंने, तो मैं रख दूंगा समीकरण से मान कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर क्लियर है ना। तो यहां पर देखिएगा अपने को क्या मिलेगा कि E इक्वल टू क्या है, बाहर cos थीटा है, और अंदर आप देखें तो E1 का जो मान है वो क्या है, KQ अपॉन AX² प्लस RX²। बात समझ में आ रही है ना? याद तो हो गया होगा, इतना नहीं हुआ है तो ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण 1 से E1 का मान क्या है, KQ अपॉन AX² प्लस RX², वही तो अपन ने रखा है, और दूसरे का मान भी सेम है एज इट इज, आपको मैंने बता रखा आगे से, क्या हो जाएगा, AX² प्लस RX²। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी, ये क्या है, एक है, ये क्या है, एक है, एक और एक कितने होते हैं, 2 होते। कहने का मतलब ये A है, ये A है, तो A प्लस A कितना होता है, 2A होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से KQ अपॉन AX² प्लस RX², KQ अपॉन AX² प्लस RX² कितना हो जाएगा, 2KQ अपॉन AX² प्लस RX²। मुझे विश्वास है इस बात को आप समझ गए होंगे। बात क्लियर है ना? अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो अपने को E मिलेगा, यहां पर ये आ गया है cos थीटा, और देखिए ये कितना हो गया है, इनटू में लिखूं मैं 2KQ
अपॉन में क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है, 2 लिख दिया, 2 बार हो गया ना, 1 और 2, 2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर मुझे निकालना है मान कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो यहां पर आप आते हैं तो आप इस त्रिभुज से निकालें या फिर इस त्रिभुज से निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, अपन यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आप लिखेंगे वहां, लेकिन मैं यहां पे निकाल रहा हूं। बात क्लियर है? अब देखिएगा, मुझे निकालना है किसका मान, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, कॉस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, आधार बटे कर्ण। पढ़ रखा होगा ना, आप 12th में आए हैं तो 10th में पढ़ा होगा, 10th की बात है। अपन बात करेंगे, किसी में भी बात कर लो, इसमें बात कर लो, इसमें बात कर लो, एक ही बात है। अपन बात कर लेते हैं इस त्रिभुज में AOP में, त्रिभुज AOP में अपने को किसकी जरूरत है, आधार और कर्ण की। अपने को cos थीटा का मान निकालना है, आधार कितना है अपने पास में, a है, और कर्ण का मान कितना है, रूट में। कर्ण का मान कितना है, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? बहुत इजी भाग में था, है ना। अब देखिए इसी को मैं ले जाता हूं आपको अपने स्टेप पर, और यहां मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिख दूंगा यहां पर कि जहां कि cos थीटा इक्वल टू क्या मिला था अपने को, a अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का रूट। क्या बात क्लियर है ना? यही तो मिला था अपने को, अभी जस्ट अपन ने निकाल के बताया आपको। अब देखिए थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़े कि मैं यहां पर मान रख दूं, तो मुझे यहां पर मिलेगा a अपॉन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इंटू में इधर क्या है, ध्यान से देखो, 2kq अपॉन में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। अगर इसकी घात की बात करो, इसकी घात कितनी है, 1 है। जिसकी घात कुछ भी नहीं होती है, मतलब 1 होती है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, समझ रहे हो। अब देखो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर मैंने ए लिखा है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, a की पावर 1। कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब कोई घात नहीं, मतलब 1 है। अब दूसरी बात क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, रूट ए लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ए की जो घात है, रूट का मतलब क्या होता है, जो घात है वो कितनी है, 1/2 है। ए का तो ए आ गया ना, जो रूट है, वर्गमूल कहते हैं जिसे अपन, वो उसका मतलब क्या है, 1/2 घात है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो मैं यहां पर क्या लिख पाऊंगा, अगर मैं यहां पर रूट हटा दूं तो क्या लिख पाऊंगा, ऊपर तो ए है, अपन में क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर है, जिसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2। इधर देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है, 2 है, k है और q है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, 1 है। अब देखिए एक बात और आपने सीखी होगी जो मैं इसी के अंदर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या, अगर आधार समान है दोनों, उसकी जो घात है वो अलग अलग है। आधार समान है और घात जो है वो अलग अलग है, आधार समान हो, घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे क्या होगा, देखिए अपन में देख रहे हैं, अंदर वाला जो है वो तो सम है, घातें अलग अलग हैं, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। तो यहां पर देखिएगा, अब देखिए यहां पर क्या आएगा फाइनली कि E इक्वल टू, ऊपर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, K आ जाएगा, K मैंने आगे ले लिया है, और क्या है, 2 है, और क्या है, Q है और A है। अब देखो मैंने K को आगे लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया है, 2 को लिख दिया है, फिर Q को लिख दिया है, फिर A को लिख दिया है। बात क्लियर है? और अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर की घातें जुड़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो कि 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 क्या होता है, ध्यान से देखो, 1/2 है प्लस 1 है, 1 है, इसके पौन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, भिन्न वाले जोड़ है, एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया है, 2 का भाग इसमें एक बार किया, 1 का गुणा 1 से करूंगा, 1 आ गया। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा 1 से करो, कितना आ गया है, 2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया है, 3/2। अब देखिएगा यहां पर फाइनली रूप आ गया है अपने पास में, क्या है, K है, 2 है, Q है, A है, अपॉन में क्या आ गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर की जो घात है वो कितनी है, 3/2 है।
क्या बात क्लियर हुई आपको? अब देखिएगा कि अपन ने एक बात और सीख रखी है, अपने को पता है, क्या पता है, ध्यान से देखिएगा कि जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने निकाला था कि P इक्वल टू क्या होता है 2QA, P इक्वल टू क्या होता है 2QA, ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने 2QA पास में क्यों लिखा। हाँ, मैंने इसीलिए लिखा है ताकि मैं इसके बदले में P रख सकूं। तो मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया है, फिर Q लिख दिया है, फिर A लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया, आगे पीछे कर दिया ना, क्या फर्क पड़ेगा, सभी गुण में ही तो है। अब यहाँ पे देखो आप क्या मिला है, अपने को E मिला है, E मिला है, ध्यान से देखिए ऊपर तो क्या हो गया है, इसके बदले में क्या आ गया है P, तो यहाँ पे हो जाएगा KP, अपॉन में क्या है अपने पास में AX² है, प्लस क्या है RX² है, की घात कितनी है 3/2 हो गई। एक बात और यहाँ पे सीखी थी अपन ने, अगर याद रही हो आपको, कि R इज ग्रेटर देन क्या है A है। बात क्लियर है? अगर यदि मैं यहाँ पे यदि डाल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि यदि R बड़ा हो A से, मतलब यहाँ पर A का मान 0 के बराबर में है और अपन मान यहाँ पर 0 लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे E इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है KP है, अपॉन में देखेंगे A का मान तो क्या हो जाएगा 0 का x² प्लस क्या है R का x² और इसकी घात कितनी है 3/2। अगर ध्यान से देखें आप तो इधर क्या रहा अपने पास में KP रहा, अपॉन में क्या है 0 तो 0 खत्म हो गया, R की घात कितनी है 2 है और उनकी घात कितनी है 3/2 है, और उनकी घात कितनी है 3/2 है। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या है अंश, ये हर खत्म हो गया। तो यहां पर जो फाइनली अपने को विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली है E इक्वल टू क्या हो गया है कि KP अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए R की पावर कितनी है 3 है, R की घात कितनी आ गई है 3। तो यहां पर फाइनली अपने पास में आंसर आ गया है कि E इक्वल टू क्या हो गया है KP अपॉन R की घात 3। तो मुझे विश्वास है साथियों कि अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है, क्या है KP अपॉन R की पावर 3, यही फाइनली अपना आंसर है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा आज की क्लास का लेक्चर, और आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके मुझे बताना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी पढ़ सके जुड़कर। मुझे विश्वास है कि आज की क्लास बेस्ट रही होगी क्योंकि बहुत सारी मैंने बात सिखाई हैं, छोटी छोटी बातें सिखाई हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।